श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है 9वीं कक्षा से खेलो कूदो स्वस्थ रहो। आज का पाठ है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस पाठ का संदेश क्या है? पहले हम इस पाठ का संदेश देखते हैं। संदेश में क्या कहते हैं, देखिए। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जीवन में क्या है? स्वास्थ्य का स्थान महत्वपूर्ण है। जीवन में स्वास्थ्य का स्थान महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए एक सूत्र को अपनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए इस सूत्र को अपनाना चाहिए। वह सूत्र है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। देखिए, इस चित्र की एक बार हम ध्यान देते हैं। यह चित्र है। इस खेल को कहते हैं, चित्र के इस खेल को कहते हैं लगोरी। एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं बच्चे, आप जरा गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं, है ना, और इसे गेंद से मार देते हैं। तो इस तरह ये गांव में ये लगोरी खेल अक्सर गांव में खेला जाता है। आज नगर प्रदेश में यह खेल लुप्त हो गया, लेकिन गांव में हम कहीं कहीं इस खेल को देख सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं यह लगोरी खेल खेला करता था। और इस चित्र की ओर हम ध्यान देते हैं। देखिए, बच्चे कूद रहे हैं। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। मानो यहाँ पर रेत है। रेत किसे कहते हैं? बालू। अंग्रेजी हम जिसे सैंड कहते हैं, कन्नड़ में मरल्लू कहते हैं। तो रेत में क्या करते हैं बच्चे? छलांग मार रहे हैं। रेत में बच्चे कूद रहे हैं। रेत में बच्चे क्या कर रहे हैं? कूद। जब बच्चे रेत में कूदते हैं तो बड़े उत्साह का अनुभव करते हैं, बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं बच्चे, है ना। ठीक है। तो जो लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं ना, वो भी रेत में ही करते हैं, यानी उनको किसी तरह की चोट न लगे। पहले पाठ के सारांश को जानने से पहले हम पाठ में आए हुए उन कठिन पदों के अर्थ जान लेते हैं, यानी कठिन शब्दों के हम अर्थ जान लेते हैं। छात्र। छात्र किसे कहते हैं? छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट, उसे कहते हैं छात्र। शीतल यानी ठंडा। विकास, प्रगति, उन्नति। चोट का अर्थ है घाव। स्वास्थ्य यानी सेहत, आरोग्यता। सहयोग, सहकार, एक दूसरे का मदद करना। खाली यानी रिक्त, जैसे हम पाठ के अंत में देखते हैं, खाली जगह भरिए, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। खाली का अर्थ होता है रिक्त। हृष्ट पुष्ट। हृष्ट पुष्ट किसे कहते हैं? जो तगड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, जो हट्टा कट्टा होता है, उसे कहते हैं हृष्ट पुष्ट। देखिए, जरूरी यानी आवश्यक। जरूरी का अर्थ है आवश्यक। समीर, ध्यान दीजिए, समीर। समीर यानी हवा, वायु। हवा वायु को समीर भी कहते हैं। देखिए, तलाश यानी ढूंढ, खोज, तलाश करना, ढूंढ करना, खोज करना। हिस्सा यानी भाग, हिस्सा लेना, भाग लेना, जैसे हम वाक्य में उपयोग करते हैं ना, हिस्सा का अर्थ होता है भाग। कसरत यानी व्यायाम। चिंता का अर्थ है परेशानी। आरक्षण, रिजर्वेशन। आरक्षण का अर्थ है रिजर्वेशन। अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। खेलों की दुनिया में सदा आनंद
और उल्लास का वातावरण रहता है। तो खेलों की दुनिया में कैसा वातावरण रहता है? आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेलों की दुनिया में आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। आपको ये प्रश्न भी है, खेलों की दुनिया कैसी है? खेलों की दुनिया आनंद और उल्लास की है। देखिए चित्र में हम देख सकते हैं, एक गांव की एक छोटी सी बच्ची है, वह फुटबॉल खेल रही है। आप गौर से देख सकते हैं, यानी फुटबॉल खेलते खेलते बच्ची आनंद का अनुभव कर रही है, उल्लास का अनुभव कर रही है। खेलने में आनंद और उल्लास का अनुभव होता है ना। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। तो खेलों में क्या होता है? उत्साह का शीतल समीर, उत्साह का शीतल समीर। शीतल समीर किसे कहते हैं? अभी अभी हमने शब्दार्थ में देख लिया है। शीतल किसे कहते हैं? शीतल का अर्थ होता है ठंडा, समीर का अर्थ होता है हवा, वायु। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेलों में उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है, यानी खेलों में उत्साह और उमंग का ठंडी हवा बहती रहती है। खेलों में क्या होती है? उत्साह की ठंडी हवा, शीतल समीर यानी ठंडी हवा बहती रहती है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, देखें कितना सुंदर चित्र है। सभी बच्चे इतने खुशी से है, इतने संतोष है, इतने आनंद से है, यानी हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह आनंद, यह खुशी, यह उत्साह कहाँ मिलता है? यह उल्लास, यह सब खेल की दुनिया में मिलता है। इसलिए हर विद्यार्थी को, हर छात्र को, हर बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए खेलना आवश्यक है। देखिए फिर क्या होता है? खेल से तन मन स्वस्थ होता है। खेल से क्या होता है? तन मन स्वस्थ होता है। खेल से क्या स्वस्थ होता है? खेल से तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। मनोरंजन भी होता है। खेल से मनोरंजन भी होता है। अब देखिए पाठ में खेल के कई प्रकार है। पाठ में खेल के विशेषकर 3 प्रकार दिए गए हैं। तो खेल का पहला प्रकार है शारीरिक खेल और मानसिक खेल। खेल का दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। खेल का तीसरा प्रकार दिया गया है घरेलू खेल और मैदानी खेल। पहला है शारीरिक खेल और मानसिक खेल, दूसरा व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल, तीसरा घरेलू खेल और मैदानी खेल। तो सबसे पहले हम पहला प्रकार शारीरिक खेल और मानसिक खेल का हम अध्ययन करेंगे। शारीरिक खेल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि शारीरिक खेल किसे कहते हैं। देखिए जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हम शारीरिक खेल किसे कहते हैं? जिन खेलों में शारीरिक श्रम यानी परिश्रम, भौतिक परिश्रम, दैहिक परिश्रम अधिक करना पड़ता है, ऐसे खेलों को शारीरिक खेल कहते हैं। जैसे कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि अनेक खेलों को, ये आदि यानी अनेक खेलों को शारीरिक खेल कहते हैं। यानी जिन खेलों में भौतिक परिश्रम अधिक मात्रा में होती है, उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। देखिए कबड्डी, कबड्डी कौन नहीं जाता? छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब यह कबड्डी खेल को जानते हैं। देखिए किसी ने कितना सुंदर चित्र निकाला है। इस चित्र में देखते हैं, हाँ छोटा सा गांव है, नदी के पास या कोई तालाब के पास बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी खेल रहे हैं, है ना। यहाँ कबड्डी खेलने में
शारीरिक परिश्रम अधिक होता है। और ये देखिए गुल्ली डंडा, इस खेल को क्या कहते हैं? गुल्ली डंडा। बच्चा क्या करता है? डंडे से गुल्ली को मारता है और ये जो बच्चे होते हैं ये गुल्ली को कैच पकड़ते हैं। ये बड़े आनंद का अनुभव करते हैं खेल में। जब मैं छोटा था तो मैं भी गुल्ली डंडा खेला करता था। देखिए हॉकी, कबड्डी हो गया, हॉकी का हम चित्र आपको बताएंगे जो अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। जैसे मोर भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, उसी तरह हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। गुल्ली डंडा, क्रिकेट, आज क्रिकेट को कौन नहीं जानता? बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक हर कोई क्रिकेट को जान लेता है। क्रिकेट में तो भारत कई बार विश्व विजेता बन चुका है ना। अब एक कुश्ती, यानी कुश्ती खेल में सामने वाले को चित्त डालने के लिए, यानी उसे सीधे लेटाने के लिए कितना कसरत करना पड़ता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है ना, कितनी ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, छोटे छोटे गांव में, मठ मंदिरों में क्या होता है, जब मेला होता है, हर साल सालाना मेला होता है, तो मेले में कुश्ती का आयोजन करते हैं। और देखिए फुटबॉल को पैर से मारते मारते पूरे मैदान में दौड़ना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। बैडमिंटन का चित्र हम आपको बाद में बताएंगे। बैडमिंटन, इसके लिए भी शारीरिक परिश्रम अधिक होता है। तैरना, जैसे पानी में तैरते हैं ना, पानी में तैरने के लिए भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। कई लोग घंटों पानी में तैरते हैं। परिश्रम, इस तैरने का खेल में भी शारीरिक परिश्रम अधिक होता है। दौड़ना का अर्थ होता है भागना। कोई 100 मीटर भागता है, कोई 200 मीटर भागता है, कोई 500 मीटर भागता है। कोई क्या करते हैं 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक निरंतर भागते रहते हैं, यानी कितना परिश्रम करते हैं। जिन खेलों में शारीरिक परिश्रम अधिक होता है उन खेलों को शारीरिक खेल कहते हैं। उदाहरण कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना, ये आदि खेलों में शारीरिक श्रम अधिक होता है, इसलिए इसे शारीरिक खेल कहते हैं। देखिए अब देखते हैं मानसिक खेल। मानसिक खेल किसे कहते हैं? जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, जिन खेलों को खेलने में बौद्धिक दबाव पड़ता है, बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है ना, मानसिक श्रम अधिक करना पड़ता है, उन खेलों को मानसिक खेल कहते हैं। जैसे शतरंज, कैरम, पासा, बकरी बाग आदि खेल, है ना। ये एक बार हम चित्र की ओर देखते हैं। चित्र में देखिए यह शतरंज का खेल है। ये कौन है? ये विश्व प्रसिद्ध, ध्यान से सुनिए, ये हैं विश्व प्रसिद्ध भारतीय शतरंज के खिलाड़ी। इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद एक ऐसे खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी है, जिन्होंने एक बार नहीं कई बार भारत को विश्व विजेता बना दिया शतरंज के खेल में, है ना। कि आप देख सकते हैं ये बुद्धि, आप कितना दिमाग लड़ा रहे हैं, कितना बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं खेलने के लिए। जिन खेलों में मानसिक श्रम कितना हो रहा है उनके दिमाग पे, जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। अब देखिए कैरम तो सब कोई जानता है। कैरम का चित्र हम आपको बाद में बताते हैं, आगे बताते हैं। देखिए पासा किसे कहते हैं? ये जो चित्र है ना, इसे पासा कहते हैं। ये जो लकड़ी के हैं, 2 लकड़ी के पासे दिख रहे हैं, ये जो 2 लकड़ी के दिख रहे हैं ना, इसे ये पासा कहते हैं। कोई एक पासे से भी खेलता है, कोई 2 पासे से भी खेलता है। यही वो खेल है जो महाभारत में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज, जिनका नाम है युधिष्ठिर कौरवों के साथ कौन खेलता है? शकुनी मामा बेईमानी से पांडवों को हरा देता है। इसी खेल में पांडवों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। उसे कहते हैं पासा। यह प्राचीन खेल है, भारत का
अपना प्राचीन खेल है। बकरी बाग, बकरी बाग यानी ये भी प्राचीन खेल है। बकरी बाग यानी क्या करते हैं, अक्सर लोग नीचे ज़मीन पे बैठकर बकरी बाग खेलते हैं। लाइन मारते हैं और वहाँ बाघ को रखते हैं, उसके सामने बकरी को रखते हैं। बाघ को जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं। अगर बाघ को आगे जाने के लिए रास्ता मिल गया तो उसका अर्थ होता है बाघ ने बकरियों को खा लिया। यह भी एक प्राचीन खेल है, बकरी बाग। इन सभी खेलों को खेलने में मानसिक श्रम अधिक होता है। इन सभी खेलों को खेलने में क्या होता है, शतरंज, कैरम, पासा, बकरी का भाई, ये सभी खेलों को खेलने में मानसिक श्रम अधिक होता है। मानसिक श्रम अधिक होता है, इसलिए इन खेलों को क्या कहते हैं, मानसिक खेल कहते हैं। अब देखते हैं व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। खेल का दूसरा भेद है व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। तो व्यक्तिगत खेल किसे कहते हैं? व्यक्तिगत खेल, जो खेल हम अकेले खेलते हैं उन्हें व्यक्तिगत खेल कहते हैं। अकेले खेले जाने वाले खेलों को व्यक्तिगत खेल खेलते हैं, व्यक्तिगत खेल कहते हैं। जैसे तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि जो खेल है वो हम अकेले खेलते हैं। जो खेल अकेले खेले जाते हैं उन्हें व्यक्तिगत खेल कहते हैं। ये देखिए तैरना, नीचे आप चित्र में देख सकते हैं एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है। आप पहचान देखिए ये कौन है? विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन तैराकी, इसका नाम है माइकल फेल्प्स। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। ये माइकल फेल्प्स एक ऐसा खिलाड़ी है पूरी दुनिया में जिसने ओलंपिक्स में कुल 28 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 28 पदक जीते हैं ओलंपिक्स में। और उन 28 पदों में 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य जीते हैं। यानी 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है। 2016 के ओलंपिक्स गेम में सिर्फ तैराक में ही इसने अकेले 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। आप थोड़ा गौर कीजिए, अगर कोई विश्व ये ओलंपिक्स गेम में कोई एक स्वर्ण पदक जीतता है तो विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी में उसका नाम गिना जाता है। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं एक ही ओलंपिक्स गेम में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर ओलंपिक्स गेम में इन्होंने 28 पदक जीते हैं। इन 28 ओलंपिक्स पदक में 23 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। दौड़ना, भागते हैं, है ना। ये जैसे अपने भारत में मिल्खा सिंह था जो विश्व में भारत का नाम प्रसिद्ध किया। हाँ, महिला की ओर से पीटी उषा थी जो इतनी दौड़ती थी, हाँ, पूरे देश को दौड़ाने लगी। यानी पूरे देश में भारत का नाम ऊंचा किया। दौड़ना। एरोबिक्स, एरोबिक्स किसे कहते हैं? आपको ये नया लगता है, ये कौन सा खेल है एरोबिक्स? एरोबिक्स उसे कहते हैं जो खेल खिलाड़ी खेलते हैं ना, ये जो खिलाड़ी अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए जो व्यायाम करते हैं उसे कहते हैं एरोबिक्स। तीर चलाना, देखिए तीर चलाना प्राचीन काल से लेकर अब तक यह खेल प्रसिद्ध है। तीर चलाना, अपने देश में तो तीर चलाने में कैसे कैसे माहिर होके गए। यानी अर्जुन हो, एकलव्य हो, द्रोणाचार्य हो, पृथ्वीराज चौहान हो, और तब से लेकर अब तक बहुत बड़े बड़े माहिर हो गए तीर चलाने में। विशेषता क्या है तीर चलाने की? कहीं दूर पे एक लक्ष्य दिया जाता है और यहाँ से हमें तीर चलाकर लक्ष्य को भेदना होता है। और जब हम द्रोणाचार्य के नाम से तीर चलाने वालों को पुरस्कार दिए जाते हैं। ये द्रोणाचार्य में जो महाभारत में आते हैं, कला कैसी थी तीर चलाने की?
एक बार क्या होता है संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। ये गेंद जो कौरव पांडव बच्चे खेल रहे थे, गेंद कुएं में गिर जाता है। कुआ का मतलब होता है कन्नड़ में बावी कहते हैं ना, बावी, बावी वेली बिद्दोइतो, कुएं में गिर जाता है गेंद। जब ये वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा बच्चे कुएं में देख रहे हैं। भैया बच्चे कुएं में क्या देख रहे हैं? तो देखते हैं कि एक बॉल, गेंद नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। द्रोणाचार्य ने क्या किया? अपने तीर से एक एक करके बाल को मार दिया, और एक एक तीर ऐसे अनाम जैसे ऊपर उठाते हैं, जैसे रस्सी ऊपर उठा रहे हो, एक एक तीर ऊपर उठाते हैं और गेंद को निकाल कर दे देते हैं। तीर चलाने में कितने माहिर थे? उतना ही नहीं, क्या करते हैं, अपने हाथ की अंगूठी निकालते हैं, अपनी हाथ की अंगूठी निकालकर पानी में कुएं में फेंक देते हैं। तन ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದು बाविಯಲ್ಲಿ बिसाकिದ್ರು। उस अंगूठी को ऊपर निकाला। अंगूठी का मतलब होता है उंगुरा, यानी जिसे हम अंग्रेजी में रिंग कहते हैं। उस अंगूठी को निकालना है। कैसे निकालते हैं पता है? द्रोणाचार्य जी एक तीर ऐसा मारते तो पानी के नीचे मारते हैं, कुएं के नीचे ऐसा तीर जोर से मारते हैं, पानी के साथ वह अंगूठी बाहर आ जाता है। अंगूठी पानी के साथ बाहर आ जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े माहिर है। और हम अर्जुन की कला देखते हैं। अर्जुन दोनों हाथों से तीर चलाते थे। सव्यसाचीन अर्जुन का एक नाम है, सव्यसाचीन। सव्यसाचीन किसे कहते हैं? जो अकेला दोनों हाथों से निरंतर तीर चलाता हो उसे कहते हैं सव्यसाचीन। और अभी एक उदाहरण हम देख लेते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, यानी एकलव्य। एक दिन क्या हुआ था, कौरव पांडव ये सभी बच्चे खेलने के लिए जंगल में चले गए थे। तो उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता भौंक रहा था। यह अभ्यास करते रहता है। एकलव्य क्या करते रहता है? तीर का अभ्यास करते रहता है। उस समय कुत्ता भौंक रहा है। जैसे कुत्ते की आवाज़ एकलव्य सुनता है तो आवाज़ सुनकर ही यह तीर चलाता है। इसने तो कुत्ते को नहीं देखा, सिर्फ आवाज़ सुनकर ही क्या करता है? तीर को ऐसे मारता है। 5 तीर एक साथ मारता है। वो 5 तीर कुत्ते के मुंह में चले जाते हैं और कुत्ता घबरा कर अर्जुन के पास दौड़ जाता है। तो अर्जुन जब देखता है किसने मारा है कुत्ते के मुंह में, 5 तीर मारे। 5 तीर कैसे मारता है कुत्ते के मुंह में? 5 तीर कुत्ते के मुंह में चले गए, लेकिन कुत्ते को कहीं भी कुछ घाव नहीं हुआ है, एक बूंद रक्त नहीं बहा है। उस तरह से कुत्ते को कहीं भी घाव नहीं हुआ, एक बूंद रक्त नहीं हुआ। उस तरह उसके मुंह में 5 तीर मार दिया है। कुत्ते को भौंकने नहीं आ रहा है, बस इतना है। अरे ऐसा कौन सा माहिर है जो तीर चलाने में इस तरह से तीर चलाता? देखते हुए आकर देखते हैं तो वहाँ कौन है? एकलव्य है। तो एकलव्य अर्जुन द्रोणाचार्य से लेकर अब तक न जाने कई माहिर हो गए तीर चलाने में। ये देखिए बिलियर्ड्स भी व्यक्तिगत खेल में खेला जाता है। आप देखिए फोटो देखिए, यह बिलियर्ड्स का फोटो है। एक लकड़ी से क्या करते हैं? एक गेंद के जरिए दूसरे गेंद को छेद में डाल देते हैं। लकड़ी से एक गेंद के जरिए दूसरे कई गेंदों को छेद में डालना होता है, उसे कहते हैं बिलियर्ड्स। और देखिए शूटिंग, यानी बंदूक से शूट करना। कहीं दूर अपना लक्ष्य होता है और बंदूक से शूट करना होता है, वो भी अकेले हम खेल सकते हैं, व्यक्तिगत खेल में आता है। नाव चलाना दोनी नड़सोदो, वो भी व्यक्तिगत खेल में आता है। छलांग मारना, कोई रेत में छलांग मारता है तो कोई पानी में छलांग मारता है, यह भी व्यक्तिगत खेल में आता है। तो जो खेल अकेले खेले जाते हैं उन्हें व्यक्तिगत खेल कहते हैं। जो खेल अकेले खेले जाते हैं उन्हें व्यक्तिगत खेल कहते हैं। व्यक्तिगत खेल है तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। अब देखिए खेल का दूसरा भेद, व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल में हम सामूहिक खेल को देख लेते हैं। देखिए सामूहिक खेल, जो खेल अकेले नहीं खेलते, जिन खेलों को खेलने में समूह की आवश्यकता होती है, जो खेल समूह में खेले जाते हैं उन्हें सामूहिक खेल कहते हैं।
देखिए, जो खेल समूह में खेले जाते हैं उन्हें सामूहिक खेल कहते हैं। देखिए, सामूहिक खेल कौन कौन से हैं? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि। वॉलीबॉल समूह में खेला जाता है। क्रिकेट वो भी समूह, अकेला खेला नहीं जाता, समूह में खेला जाता है। फुटबॉल पूरे मैदान में समूह में खेला जाता है। कबड्डी हमने देखा है समूह में खेला जाता है। बैडमिंटन भी समूह में खेला जाता है। एक बार हम इस चित्र की ओर ध्यान देते हैं। ये भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच है, इनका नाम है गोपीचंद। देश और दुनिया के बड़े बड़े बैडमिंटन के खिलाड़ी इनके पास कोचिंग लेने के लिए, यानी ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए तड़पते हैं। ये किसी को ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने खाली समय में गांव के छोटे छोटे बच्चों को बैडमिंटन की ट्रेनिंग देते हैं, जो फ्री में देते हैं। तो भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच है गोपीचंद। यह आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम के हैं। और ये देखिए, स्कूल में लड़कियां खेल रही हैं, जो अकेले खेले नहीं जाते, कई लड़कियां मिलकर वॉलीबॉल खेल रही हैं। जिन खेलों को समूह में खेला जाता है उन्हें सामूहिक खेल कहते हैं। अब देखिए, खेल का और एक भेद है, उसका नाम है मैदानी खेल और घरेलू खेल। खेल का और एक भेद है मैदानी खेल और घरेलू खेल। देखिए, मैदानी खेल जिसे अंग्रेजी में आउटडोर गेम्स कहते हैं, और घरेलू खेल जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में इंडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। देखिए, मैदानी खेल किसे कहते हैं? जो खेल मैदान में खेलते हैं, यानी घर के बाहर मैदान में खेलते हैं, उन खेलों को मैदानी खेल कहते हैं। जैसे कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि। कबड्डी मैदान में खेलते हैं, क्रिकेट भी हम मैदान में खेलते हैं ना। हॉकी भी मैदान में खेलते हैं। हॉकी घर में खेला नहीं जाता। हॉकी का एक हम चित्र देख लेते हैं। ये है हॉकी के पितामह कहा जाता है इनको। बोलो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। इनका जन्म हुआ, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ, और वे 3 दिसंबर 1979 तक जीवित रहे। 3 दिसंबर 1979 तक ये जीवित रहे। इन्होंने, मेजर ध्यानचंद ने क्या किया है? मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 बार 1928 में, 1932 में और 1936 में लगातार 3 बार भारत को हॉकी में विश्व विजेता बना दिया है। और 1936 के टीम में जब भारत के खिलाफ फाइनल में जर्मन आया था, उस समय पूरे जर्मन में बहुत सारे जर्मनी लोग जर्मनी टीम को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पे चला आए थे। तो जर्मन का जो तानाशाह है, जिसका नाम है हिटलर भी स्वयं वहां पर आ गया था। उन्होंने कई लोगों को मैदान में आने के लिए कहा था। तो सारे के सारे जर्मनी लोग मानो मैदान में इतने भर गए हैं प्रोत्साहन देने के लिए। जर्मन टीम कैसे, सबको पता था तो जर्मन टीम ही जीतने वाले हैं। यानी फाइनल टीम खेलने से पहले प्रशिक्षण खेल खेला जाता है, एक ट्रेनिंग मैच खेला जाता है ना। उसमें भारत बुरी तरह से हार गया था। सब ने क्या सोचा कि भारत तो कैसा भी हारने वाला है, जर्मन जीतने वाला है, जर्मन की टीम को हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमें वहां जाना है। तो उस समय जो मैदान में हिटलर के साथ साथ पूरे जर्मन के लोग भरे हुए थे, तो देखते ही देखते पूरा मैदान शांत हो गया, शमशान हो गया, यानी शांत हो गया। कहीं भी थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि देखते हैं मेजर ध्यानचंद जी क्या करते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं मानो पूरे खेल में
पूरे खेल में बड़ी कठिनाई से जर्मन ने सिर्फ एक गोल किया। कितना किया? जर्मन के खिलाड़ियों ने सिर्फ एक गोल किया, तो भारत के खिलाड़ियों ने 8 गोल किए। उन 8 गोलों में से मेजर ध्यानचंद ही अकेले 6 गोल कर दिए। तो मेजर लोग कहते थे उस समय, मेजर के हाथ में जादू है। तो इस तरह भारत 3 बार विश्व विजेता दिलाया मेजर ध्यानचंद ने। तो आज भारत सरकार क्या करती है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार देती है खिलाड़ियों को। देखिए, तो वॉलीबॉल भी क्या है? मैदानी खेल है। तो मैदानी खेल है, जो खेल मैदान में खेले जाते हैं उन्हें मैदानी खेल कहते हैं। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि। अब देखते हैं हम घरेलू खेल। घरेलू खेल किसे कहते हैं? जो खेल हम घर में खेल सकते हैं, ऐसे खेलों को घरेलू खेल कहते हैं, इंडोर गेम्स कहते हैं। जैसे शतरंज, आप देख रहे हैं चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? कैरम खेल रहे हैं। शतरंज, हमने उसी समय शतरंज का एक चित्र देखा है। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल रहे थे, यानी चेस खेल रहे थे। शतरंज, कैरम जो बच्चे खेल रहे हैं, कैरम, पासा, यानी पासा तभी हमने देखा है जो घुमाकर फेंक देते हैं, पासा, ये आदि जो खेल होते हैं ना, ये घरेलू खेल कहते हैं। अब देखते हैं, जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में खेलों का स्थान कौन सा है? महत्वपूर्ण है। जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल छात्र जीवन का, यानी विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। खेलों द्वारा क्या प्राप्त होता है? खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। तो हमें क्या करना है? पढ़ाई के साथ साथ, सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना जरूरी है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? खेलने से बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। खेलने से क्या होता है? बच्चों में धैर्य यानी हिम्मत बढ़ती है। लगन का अर्थ होता है एकाग्रता। खेलने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, कोई क्रिकेट में एक बल्लेबाज है, बड़ी तेजी से कोई गेंद आ रहा है सामने, फ्रैक्चर ऑफ सेकंड में, पल भर में, क्षण भर में जो वो गेंद को अपने बल्ले से मारता है ना, तो कितनी एकाग्रता होनी चाहिए। वो सिर्फ गौर से देखते रहता है, सिर्फ गेंद को ही गौर से देखते रहता है। जैसे गेंद नज़दीक आता है तो क्षण भर में बल्ले से गेंद को मार देता है। अगर वह एकाग्रता अपने जीवन में प्रयोग करे, खेल में जो एकाग्रता मिलती है पढ़ाई में उपयोग करे, खेल में जो एकाग्रता मिलती है अपने सभी कामों में उपयोग करे, तो हर क्षेत्र में मनुष्य सफल बनता है, विद्यार्थी सफल बनते हैं। इसलिए एकाग्रता के लिए खेलना आवश्यक है। लगन का अर्थ होता है एकाग्रता। परिश्रम यानी मेहनत, जो बच्चे खेलते हैं वो मेहनत से डरते नहीं, बड़े परिश्रमी होते हैं। उत्साह होता तथा परस्पर सहयोग, उत्साह से रहते हैं, दिन भर वे बड़े उत्साह से रहते हैं। परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। परस्पर सहयोग, एक दूसरे को सहकार देना, एक दूसरे की मदद करना, ऐसे आदि गुणों का, ऐसे सद्गुणों का विकास होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। खेलने से बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। देखिए, खेल भी व्यायाम का एक अंग है। तो खेल क्या है? व्यायाम का एक अंग है। व्यायाम का एक अंग है। खेल भी व्यायाम का एक अंग है। महात्मा गांधी कहते थे, खेल व्यायाम का एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत होती है। खेलने से क्या होती है? हमारे अंगों की कसरत होती है। कसरत किसे कहते हैं? यानी एक व्यायाम होता है।
व्यायाम को कसरत कहते हैं। हम हट्टे कट्टे बनते हैं, तगड़े बनते हैं, ताकतवर बनते हैं खेलने से। खेलने से हमारे अंगों की कसरत होती है, हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। हृष्ट पुष्ट हमने शब्दार्थ में देखा है। हृष्ट पुष्ट किसे कहते हैं? तगड़ा, हट्टा कट्टा। जो हट्टा कट्टा हो, जो तगड़ा हो, उसे कहते हैं हृष्ट पुष्ट। हृष्ट पुष्ट बन सकते हैं यानी तगड़े बन सकते, ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। देखिए एक चित्र में देखते हैं, ये बच्चा जो है ना ऐसे ऊपर उड़कर गेंद को अपनी छाती से मार रहा है। ये गेंद को अपनी छाती से इस तरह ऊपर उड़कर मारता है, तो मानो आप इसके अंदर कितनी ताकत है, इसके अंदर कितनी ताकत है, हाँ कितना स्ट्रेंथ है। इसे कहते हैं तगड़ा, हट्टा कट्टा, हृष्ट पुष्ट कहते हैं। पता चला आपको? इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। जरूरी का मतलब होता है आवश्यक है। खेलों द्वारा नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। तो खिलाड़ी खेलों द्वारा नाम के साथ साथ धन भी कमा लेते हैं। देखिए पुरस्कार। पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। आपके लिए प्रश्न भी है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। तो इन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों की भर्ती में राज्य सरकार और केंद्र सरकार और बड़े बड़े कंपनियां इन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देते हैं। देखिए अभी हम चित्र की ओर ध्यान देते हैं। ये जो है ना, ये है अर्जुन पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। और ये जो है ना, ये ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। और इसे कहते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार इस प्रकार होता है। और यह खेल रत्न पुरस्कार, यह कौन सा है? खेल रत्न पुरस्कार। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव खेल रत्न पुरस्कार आदि। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। यह अर्जुन पुरस्कार है, ये ध्यानचंद पुरस्कार है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है और ये खेल रत्न पुरस्कार। देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक में, बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं। तो कई कंपनियां क्या करते हैं? खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं। अपने प्रतिनिधि बनाने के लिए खिलाड़ियों को करोड़ों रुपया देते हैं और ये कंपनियां अरबों रुपए कमा लेती हैं। देखिए रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। तो खिलाड़ियों को रेल में, हवाई जहाज में सफ़र करने के लिए विशेष रूप से आरक्षण दी जाती है। खेल दिवस, अब हम देखते हैं खेल दिवस। आपने यह शब्द सुना होगा, खेल दिवस। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जो बच्चे जीतते हैं खेल में उन्हें पुरस्कार देते हैं।
सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। तो सभी बच्चों को खेल में भाग लेना चाहिए। सभी बच्चों को खेल में भाग क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सभी बच्चों को स्वस्थ बनना है। सभी बच्चे स्वस्थ बने, इसलिए सभी बच्चों को खेल में भाग लेना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। क्या होता है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो रोगी शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रहता है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है इस वाक्य को। एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। देखिए, अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए, आरोग्यवान बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए हमें खेलना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर पाठ का सारांश समाप्त होता है। अब देखते हैं हम गृह कार्य। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको क्या करना है? पाठ के सारांश में देखकर उत्तर लिखना है। जो पाठ में दिए गए हैं वहीं से ढूंढकर आपको उत्तर लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न है, खेलों की दुनिया कैसी है? खेलों की दुनिया कैसी है? हम हृष्ट पुष्ट कैसे बन सकते हैं? हम हृष्ट पुष्ट कैसे बन सकते हैं? देखिए, व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। व्यक्तिगत खेल यानी अकेले खेले जाने वाले खेल, व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। और 3 प्रश्न है जो 2-3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखने हैं। देखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, खेलने से क्या लाभ है? खेलने से क्या लाभ है? राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।